हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो आज बच्चों मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर नंबर 10। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसपे हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, जो आपको समझना है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ बता दूं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटली यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, यानी एक्सपेरिमेंट करके इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। थ्योरेटिकल कोई वैल्यू इसका नहीं होता है। पहली बात, यह एक्सपेरिमेंटल होता है, समझ गए। साथ ही साथ अगर इसको बारे में बताऊं तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यह टोटल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड पर है। और दिस लॉ वाज गिवन बाय, और ये जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है ये दिया गया था जेम्स जूलियस रॉबर्ट मेयर एंड जेम्स प्री स्कॉट जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलियस रॉबर्ट मेयर और जेम्स प्री स्कॉट जूल इन 1840 में इस लॉ को दिए थे, जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पर है। अब ये लॉ होता क्या है, तो इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कई तरह बताया जा सकता है। इसको प्रूव भी, मैथमेटिकली प्रूव भी है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्सपेरिमेंटली है, थ्योरेटिकली नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लॉ ये बोलता है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसे नष्ट कर सकते हैं, बट यही हो सकता है एक फॉर्म को, एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम क्या कर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, इसी को एक तरह से और बता सकते हैं, इनवर्स। अगर इनवर्स का एनर्जी बात करें तो द एनर्जी ऑफ इनवर्स विल बी कांस्टेंट, यानी हमारे इनवर्स का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ये भी कह सकते हैं भाई हमारा जो इनवर्स है जितना एनर्जी पहले था अभी वही है, यही हम उसको चेंज करके दूसरे फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। समझ गए। इसी लॉ को एक और तरह से बता सकते हैं कि द आइसोलेटेड सिस्टम, द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो यूनिवर्स है एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स इज अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा थर्मस भी आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं बच्चों, उसका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इस तरह मैं आपको तीन तरह से बताया, एक एनर्जी को ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, बट ये है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्लियर। सेकंड, इनवर्स का एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी आपका है। तीसरा, आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्लियर। एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता चुका हूं कि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ना कि थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल नहीं होता है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। जैसे अगर मान लें हम किसी फैन को इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट उसमें सप्लाई किया गया तो फैन क्या मूव करेगा, उसका ब्लेड मूव करेंगे, तो भाई मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया गया और उसी के इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी में क्या हुआ, उसको कन्वर्ट किया। तो ये भी क्या है, ये दोनों बैलेंस है। समझ गए ना। अब मैथमेटिकल कंसेप्ट हमें समझना, मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए देखिए, मैथमेटिकल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसे नोट कर ले बच्चों। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट देखें, तो थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूं। तो मान लें हमारे पास मैथमेटिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखें हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है बच्चों। अब इसको जिसका इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल जो एनर्जी है बच्चों, इसका एनर्जी है वो मान लिया गया U1 है। U1 इट इज द इंटरनल एनर्जी, बट इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब इसे Q हीट सप्लाई किया गया,
क्यू हिट इस सिस्टम को दिया गया। तो जैसे सिस्टम पाएगा क्यू हिट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी सिस्टम है, इसका जो टोटल एनर्जी हो जाएगा वो U1 प्लस क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, U1 प्लस Q। ठीक है, इसमें क्यू हिट सप्लाई किया गया तो ये आपका U1 प्लस Q हो जाएगा। पुनः इस सिस्टम पर हम W वर्क भी कर रहे हैं, यानी W वर्क कर रहे हैं, यानी वर्क ऑन द सिस्टम, यानी इस सिस्टम पर हम वर्क डन भी कर रहे हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव है जब सराउंडिंग से सिस्टम करेंगे। तो जैसे वर्क डन करेंगे तो मान लें हमारे इस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी जो था वो आपका इसका पहले सबसे पहले जो इंटरनल एनर्जी जो U1 था वो चेंज हो गया और हमारा चेंज होकर U2 हो गया, और ये U2 किसके बराबर है, U1 प्लस Q, अब प्लस क्या हो गया W, U1 प्लस Q प्लस W। अब Q प्लस W क्या हो गया, क्योंकि भाई Q इसको दिया गया और W भी सराउंडिंग से दे रहा है ना, और हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो होगा इसका U1 प्लस Q प्लस W यानी U2 इक्वल यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है, जो U2 है वो आपका U2 बराबर आपका लिखा गया U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है बच्चों, अब मैं U1 को इधर इधर भेज दिया तो ये आपका हो जाएगा U2 माइनस U1 बाई प्लस और माइनस हो जाएगा इक्वल Q प्लस W, या डेल्टा U इक्वल क्या हो जाएगा, Q प्लस W। यही हमारा ये जो मैथमेटिक्स रूप दिखाई दे रहा है डेल्टा U इक्वल Q प्लस W, ये क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या मैथमेटिकल फार्मूला बोल सकते हैं। तो डेल्टा U इक्वल Q प्लस W। अब रही बात कहीं कहीं पर फिजिक्स में कुछ दूसरा कोई दिक्कत नहीं बची, यहाँ जो वर्क डन है, जैसे मान लीजिए यहाँ वर्क डन अगर सराउंडिंग सिस्टम पर करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर यही अगर फार्मूला चेंज हो सकता, थोड़ा ध्यान समझेंगे, यह फार्मूला उस समय यूज करेंगे जब हमारा सिस्टम क्यू हीट एब्जॉर्ब किया और साथ ही साथ उस सिस्टम पर वर्क भी किया गया, यानी सराउंडिंग से सिस्टम पर वर्क भी किया गया। तो उस केसेज में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा U इक्वल Q प्लस W। ठीक है बच्चों, यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल फॉर्म है। इसी को अगर मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, उसको क्यू हिट दिया गया, भाई क्यू हिट दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं, और साथ ही साथ क्यू हिट जैसे पाया सिस्टम तो वो वर्क डन सराउंडिंग पर किया, अब यहाँ चेंज हो गया, अब वर्क डन इस पे ना होगा बल्कि सराउंडिंग पर। तो चलिए उसको भी पहले इसको आप नोट कर ले बच्चों, नोट डाउन प्रॉपरली, नोट करें पहले इसको अच्छी तरह से। ओके, क्या आपको समझ आया बच्चों, कमेंट्स जरूर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों और शेयर मेरा वीडियो कर देंगे। जो नहीं समझ आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके आगे देखें, अगर यही वर्क डन इस सिस्टम पर न बल्कि सिस्टम सराउंडिंग पर करता, सिस्टम क्या करता, सराउंडिंग पर, अब सराउंडिंग पर कर रहा है बच्चों, और जब सराउंडिंग पर करेगा तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव, कैसा हो जाएगा, निगेटिव। सो ये जो प्लस होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब माइनस होगा तो मैं माइनस रखूंगा तो उस केसेज में आ जाएगा डेल्टा U इक्वल Q माइनस W, डेल्टा U इक्वल Q माइनस W, डेल्टा U इक्वल Q माइनस W। तो यह फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारा सिस्टम Q हीट एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद वह सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क किया, तो उस केसेज में डेल्टा U इक्वल Q माइनस W हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, नोट कर लें, प्लीज नोट डाउन प्रॉपरली, इसे नोट करिए, जो नहीं समझ आएगा जरूर कमेंट्स करेंगे बच्चों, नोट करें। ओके, नोट कर लिए। अब देखें, अब इसमें वर्क डन जो हम लिख रहे हैं, अब क्या हो सकता है, अगर मान लें हमारा जो सिस्टम है आइसोकोरिक हो, तो आइसोकोरिक सिस्टम होगा बच्चों, तो आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज भी जीरो, आप जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डेल्टा V इक्वल जीरो हो जाएगा, और जब डेल्टा V जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, जीरो, और जब वर्क डन जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो Q के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बहुत सी आसान तरीका है, उस केसेज में डेल्टा U इक्वल Q, डेल्टा U इक्वल Q, क्यों, क्योंकि हमारा वर्क डन जीरो, क्योंकि हमें पता है वर्क डन इक्वल P डेल्टा V होता है माइनस P डेल्टा V, और जब ये पूरा वैल्यू जीरो, ये डेल्टा V वैल्यू जीरो, तो पूरा वैल्यू भी क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो हमें फार्मूला पता है
डेल्टा यू इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है बच्चों, आप जानते ही हैं। तो जब डब्ल्यू का वैल्यू 0 तो डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो जो हमारा सिस्टम आइसोकोरिक होगा तो उस केसेज में चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा क्यू के बराबर। जितना क्यू देंगे वो केवल इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, बढ़ा देगा। समझ गए बच्चों, नोट कर लें, नोट करें आप इसको। ओके, सेकेंड अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोथर्मल हो, आइसोथर्मल फॉर आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल सिस्टम हो और आइडियल गैस लिया गया हो, कैसा लिया गया, आइडियल गैस लिया गया हो, तो उस केसेज में आइसोथर्मल सिस्टम के लिए, आइसोथर्मल सिस्टम के लिए डेल्टा यू इक्वल 0 होता है, याद रखे रहेंगे। आइसोथर्मल सिस्टम के लिए आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि जो आइडियल गैस होते हैं बच्चों उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है। यानी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, इसलिए उसको 0 मान लेंगे। तो जब ये 0 हो जाएगा तो उस केसेज में आप पढ़े डेल्टा इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, तो आप क्या हो जाएगा, क्यू इधर कर देंगे तो माइनस क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस क्यू इक्वल डब्ल्यू। सॉरी स्टूडेंट, तो जब हमारा आइसोथर्मल कंडीशन होगा और उसमें गैस जो लिया गया आइडियल गैस होगा तो उस समय जो वर्क डन होगा वो माइनस क्यू होगा या क्यू इक्वल माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो यह आपका आइसोथर्मल सिस्टम के लिए आपका आएगा। तो इसके भी नोट कर ले बच्चों, नोट करें। ओके, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, जब हमारा सिस्टम एडियाबैटिक हो, क्या हो बच्चों, एडियाबैटिक। आपको बता दें एडियाबैटिक में जो डेल्टा क्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है या क्यू इक्वल 0 होता है। ना तो सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले सकता है, ना सराउंडिंग से हीट ले सकता है, ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे सकता है। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम, चूंकि आइसोलेटेड मास और सब फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ एडियाबैटिक में क्यू वैल्यू 0 होता है। और जब ये 0 होगा तो हम पढ़े डेल्टा इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू से, सो डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये देखिए ये कंडीशन आ जाएगा। तो जब हमारा सिस्टम एडियाबैटिक होगा बच्चों तो आपका डेल्टा इक्वल डब्ल्यू, यानी जितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप इसे नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। ओके, प्लीज नोट डाउन प्रॉपरली। वेल स्टूडेंट, वन क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर, एक क्वेश्चन लिखा हूं, 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 10 liter capacity at 1 bar is allowed to enter into an evacuated bulb of 100 liter capacity। यानी कोई हमारा बल्ब है बच्चों, ऐसे कोई बल्ब मान लीजिए है और इसमें 10 लीटर कैपेसिटी लिखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस ले लिया गया। इसमें आइडियल गैस कंटेन इन ए बल्ब 10 लीटर कैपेसिटी, यानी इस बल्ब का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 10 लीटर का है, यानी इस कैपेसिटी 10 लीटर का है 1 बार प्रेशर पर, यानी 1 बार प्रेशर पर। ठीक है, अब कह रहा है इंटू एंड, अब फिर से कह रहा है अलाउड टू इंटर, यानी इसको इंटर कराना है इंटू एन इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ 100 लीटर। एक और बल्ब है लेकिन वो कैसा था, इवैक्यूएटेड जिसका कैपेसिटी 100 लीटर दिया है। इवैक्यूएटेड मतलब होता है फ्री एक्सपेंशन, यानी वैक्यूम। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है बच्चों वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब फ्री एक्सपेंशन। और जिस बल्ब का कैपेसिटी 100 लीटर है तो हमें फाइंड आउट करना वर्क डन एंड डेल्टा यू इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी फाइंड आउट करना इफ द प्रोसेस वर कैरिड आउट एडियाबैटिकली, यानी जब वो प्रोसेस कैसा हो, एडियाबैटिकली हो। तो 2 क्वेश्चन पूछा है, एक और समझे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन इन ए बल्ब, कोई एक बल्ब है जिसमें कितना मोल गैस रखा गया, 1 मोल आइडियल गैस रखा गया। आप 10 लीटर कैपेसिटी, जिसका कैपेसिटी 10 लीटर है इस बल्ब का, तो भाई जब 10 लीटर तो हर जगह वो गैस होगा। 1 बार प्रेशर पर इज अलाउड टू इंटर, इसको अलाउ करना है, इंटर इनटू एन इवैक्यूएटेड बल्ब, यानी इस बल्ब के गैस को हमें एक ऐसे बल्ब में इंटर कराना है जिसका कैपेसिटी 100 लीटर हो लेकिन ये कैसा हो, इवैक्यूएटेड हो। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है वैक्यूम, यानी फ्री एक्सपेंशन, जहां पर वैक्यूम हो, कोई गैसेज ना हो। तो हमें वर्क डन निकालना है तो
तो हमें पता है बच्चों फ्री एक्सपेंशन के लिए, यानी जो फ्री एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन, या हम कह सकते हैं इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में अगर बात करें तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है बच्चों, वैक्यूम में जीरो होता है फॉर आइडियल गैस, मैं आपको बता चुका हूं। और जब वर्क डन जीरो हो गया तो फिर से हमें पता डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और फिर से हमें ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमें निकालना चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ द प्रोसेस वर कैरिड आउट एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मतलब एडियाबैटिकली मतलब क्या होता है, जब क्यू का वैल्यू जीरो, क्यू वैल्यू क्या हो, जीरो, ना तो क्यू अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता है। तो एडियाबैटिकली का मतलब होता है क्यू वैल्यू जीरो। और जब क्यू वैल्यू जीरो रखेंगे तो डेल्टा यू इक्वल क्यू वैल्यू भी जीरो है और वर्क डन भी क्या है, अरे भाई जीरो है ना, तो डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो आएगा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा यू भी जीरो होगा और वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों डेल्टा यू जीरो होगा, क्योंकि हमारा प्रोसेस एडियाबैटिकली है और साथ ही साथ वर्क डन जीरो है। उसी बल्ब में जो फ्री एक्सपेंशन है या वैक्यूम है, यही वैक्यूएटेड हो। तो ये आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा आज का क्वेश्चन, जो भी बताया हूँ, जो भी टॉपिक्स। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ओके।